हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप वीडियो आप दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको इसमें से गलत विकल्प छांटना है। तो तापमान दिया है केल्विन, तो तापमान का एसआई इकाई जो है केल्विन है, यह ऑप्शन सही है। द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम दिया है, यह भी सही है। दाब का एसआई इकाई भी पास्कल होता है, यह भी सही है। वजन का एसआई इकाई जो दिया हुआ है, वजन को जो दिया घन मीटर, यह गलत हो जाएगा। वजन जो है बल है, इसकी एसआई इकाई न्यूटन होता है, ना कि घन मीटर। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यह गलत है। घन मीटर जो है आयतन का इकाई होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से क्या विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। हीरा जो है या विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। और बाकी विकल्प जो दिया मिट्टी, ग्रेफाइट और सोना, ये सभी अच्छे चालक हैं। हीरा या कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, इसलिए यह विद्युत का कुचालक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह अच्छा चालक है। सोना की बात करें तो धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत चालक है। मिट्टी की बात करें तो नमी और लवणों के कारण यह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बांध के पीछे स्थित पानी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित होती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊर्जा संचित रहती है। बांध के पीछे जमा पानी ऊंचाई पर होता है, इसलिए इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो पैर से गेंद को मारना या गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण है। बंदूक से चलाई हुई गोली या गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परिणाम है। चलती हुई कार या भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टीमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर वह उपकरण है जो किसी विमान या वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग होता है। यह मुख्यतः वायुदाब पर आधारित होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है, इसी सिद्धांत में ऊंचाई का मापन किया जाता है। पायलट विमान उड़ाते समय ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो फैथोमीटर जो दिया है या जल की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। बैरोमीटर की बात करें तो यह वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग होता है, ऊंचाई का नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। आपसे पूछा कि प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलार्म, घड़ी का बजना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अलार्म घड़ियां क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलन पर आधारित होती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यह कंपन क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों से समझाया जाता है। क्वार्ट्ज घड़ी में कंपन की आवृत्ति बहुत सटीक होती है, इसी वजह से समय का सही मापन संभव होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है। आपसे पूछा कि आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ट्ज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवर्ती बराबर प्रति सेकंड किसी घटना या तरंग के दोहराव की संख्या है। एसआई इकाई जो इसकी है वह हर्ट्ज है। इसकी एसआई इकाई इसका हर्ट्ज होता है। एक हर्ट्ज बराबर प्रति सेकंड एक चक्र। उदाहरण के तौर पर यदि कोई तरंग 50 बार सेकंड दोहराती है, 50 बार सेकंड दोहराती है तो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। भारत की एसी बिजली सप्लाई की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो वोल्ट जो है क्या विद्युत विभवांतर की इकाई है। ओम की बात करें तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। और जूल की बात करें तो जूल ऊर्जा और कार्य की इकाई है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनमें मूल पथ से विचलित हो जाती हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। गति बदलने के कारण किरण अपनी दिशा बदल लेती, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन क्या है? तो प्रकाश सतह से टकराकर लौट जाना, जैसे दर्पण में छवि बनना, परावर्तन है। विवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश संकरी दरार या किनारों से होकर गुजरती है और मुड़ जाता है। अवरोध क्या है? तो जब कोई बाधा प्रकाश के मार्ग में आकर उसे रोक लेती है तो वह अवरोध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे? आपसे पूछा कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीबी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने यह पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। रमन प्रभाव क्या है? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसमें कुछ किरणों की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला ब्लैक होल पर कार्य हेतु। वेंकट रमन रामकृष्णन की बात करें तो इन्हें 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल मिला राइबोसोम संरचना पर कार्य हेतु। और हरगोविंद खुराना की बात करें तो 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला अनुवांशिक कोड पर कार्य हेतु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? आपसे पूछा कि उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती हैं। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है तो इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने खोजा था। गुरुत्वाकर्षण बल ही कारण है कि वस्तुएं ऊपर फेंकने पर नीचे गिरती हैं। पृथ्वी का वातावरण और महासागर बंधे रहते हैं। ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो पाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंडेला। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है, जिसे CD से डिनोट करते हैं। एक कैंडेला बराबर किसी दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता होता है। यह एसआई प्रणाली की मूल मात्राओं में से एक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मोल जो है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। केल्विन जो है उष्मागतिक तापमान का एसआई मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? आपसे पूछा कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल का प्रतीक क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HCH क्या है? तो HCOOH। चींटी के डंक में मुख्यतः फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यही कारण है कि चींटी काटने पर जलन और सूजन होती है। फार्मिक अम्ल का नाम जो है लैटिन में चींटी से पड़ा है। इसे मेथानोइक अम्ल भी कहा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो टार्टरिक अम्ल जो है या अंगूर और इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू और संतरों में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आपसे पूछा कि साइटोलॉजी में निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, क्रियाएं, विभाजन और घटक का अध्ययन किया जाता है। इसे कोशिका जीव विज्ञान भी कहते हैं। कोशिका शब्द सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया। बाकी विकल्पों की बात करें तो पादप जो है प्लांट्स, इसका अध्ययन बॉटनी में करते हैं। जीवाणु की बात करें तो इसका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और फंगस, इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? आपसे पूछा कि पैरासोमनिया नामक विकार
का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नींद में चलना। पैरासोम्निया नींद से जुड़ा एक विकार है। इसमें व्यक्ति नींद के दौरान अनजाने में चलना, बात करना या अन्य गतिविधियां करना शुरू कर देता है। इसे स्लीप वॉकिंग या सोमानम्बुलिज्म भी कहा जाता है। यह अधिकतर बच्चों में पाया जाता है और आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो रतौंधी जो है या विटामिन ए की कमी से होता है, नींद से संबंधित नहीं है। जहाज मतली या यात्रा के दौरान मोशन सिकनेस है। और हकलाना जो है या वाक दोष यानी कि स्पीच डिसऑर्डर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं। आपसे पूछा कि मनुष्य के हाथ में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के एक हाथ में कुल 27 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में मनुष्य के 27 हड्डियां होती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। कार्पल जिसे कलाई की हड्डी कहते हैं, इसमें 8 हड्डी होती हैं। कलाई की हड्डी में 8 हड्डी होती हैं। मेटाकार्पल यानी कि हथेली की हड्डियां, इसमें 5 हड्डियां होती हैं। उसके बाद आता है फेलिनिज यानी कि उंगलियों की हड्डियां, इसमें 14 होती हैं। 14 होती हैं जिसमें कि प्रत्येक उंगली में 3-3 और अंगूठे में 2 हड्डियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार 8, 5, 13, 14, 27 हो जाता है। 8 दोनों हाथों में मिलाकर कुल 54 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या जो है वो 206 है, जिसमें 1/4 भाग केवल हाथ और पैरों में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है। आपसे पूछा है कि मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। इसे सरल शर्करा भी कहते हैं। या और छोटे भागों में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कई मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। आपसे पूछा कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल प्याज यानी कि रेड ओनियन का लाल या बैंगनी रंग एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। एंथोसाइनिन पोलेवनाइड वर्ग का रंग द्रव्य है जो फलों और सब्जियों को लाल, नीला या बैंगनी रंग देता है। प्याज में उपस्थित एंथोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट गुण भी रखते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी हैं। क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल यह हरा रंग देता है पत्तियों में। कैरोटीनॉइड की बात करें तो यह पीला, नारंगी या लाल रंग देता है गाजर, आम, पपीता आदि में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम में। न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से मिलता जुलता गुण दिखाता है। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 11, अष्टक क्रम से लिथियम Li जिसका परमाणु क्रमांक है 3 और पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक है 19 के साथ आता है। सोडियम के समान गुणधर्म मुख्य रूप से लिथियम और पोटेशियम दोनों में पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछा है कि क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। इसका मुख्य घटक है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या? सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका मुख्य घटक है जिसे सिलिका कहते हैं। क्वार्ट्ज की कठोरता मुहस पैमाने पर 7 होती है। इसका उपयोग कांच, ऑप्टिकल यंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषण बनाने में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो जिंक जो दिया है, जिंक क्वार्ट्ज में नहीं बल्कि जिंक ब्लेड और कैलामाइन एस्को में पाया जाता है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम मुख्यतः बॉक्साइट में पाया जाता है। और आयरन की बात करें तो आयरन हेमेटाइट और मैग्नेटाइट एस्को में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। एलपीजी यानी कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म भी पूछ लेता, ध्यान रखिएगा। का मुख्य घटक जो है प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रोपेन जिसका रासायनिक सूत्र C3H8 इसका रासायनिक अणुसूत्र, तो ब्यूटेन जिसका रासायनिक अणुसूत्र C4H10।
इसे गंध के लिए थोड़ी इसमें गंध के लिए थोड़ी मात्रा में एथाइल मरकैप्टन भी मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके। या भी पूछ लेता है एग्जाम में कि रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी सिलेंडर में किस तत्व का किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो एथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। यह गैस आसानी से तरल रूप में दाब डालकर सिलेंडर में भरी जाती है और समान दबाव पर निकलते ही गैसीय रूप में बदल जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मीथेन और प्रोपेन जो है या सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डोलोमाइट किसका एक अयस्क है। आपसे पूछा है कि डोलोमाइट किसका एक अयस्क है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम का एक प्रमुख का अयस्क है डोलोमाइट। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र जो है CO3 का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र है। या कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण है। इसका प्रमुख उपयोग मैग्नीशियम धातु निकालने में, सीमेंट उद्योग और निर्माण कार्यों में धातुक्रम में फ्लक्स के रूप में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पोटेशियम जो है इसमें प्रमुख अयस्क कार्नालाइट और सिल्वाइट है। एल्युमिनियम की बात करें तो इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। सोडियम की बात करें तो इसके अयस्कों में रॉक साल्ट और सोडा अयस्क शामिल है। तो ये आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। इन क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके रेलवे के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे यहां से एक नया क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के वीडियो से प्रश्न है प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। आपसे पूछा कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है। इसका जो भी राइट आंसर हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।